नमस्कार, बहस बाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और तालियों के साथ यहाँ मौजूद जनता का बहुत अभिनंदन आज हमारे साथ बहस बाजीगर के शो में शामिल होने के लिए। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड स्तर तक टूटा। भारत में पेट्रोल के दाम बढ़े, कई जगहों पर एलपीजी सिलेंडर्स के लिए लाइंस लगी, खुदरा थोक महंगाई पहले के मुकाबले बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशवासियों को 1 साल तक सोना न खरीदने जैसे बचत का 7 मंत्र भी देना पड़ा। लेकिन अब जबकि युद्ध में एक युद्ध विराम की स्थिति आई, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी तो कोई ले नहीं सकता, वो फिर से अब हमले के दम भर रहे हैं इस वक्त। लेकिन जो भी हो, स्थिति कम से कम ऐसी सुधरी कि लगातार जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध विराम आया। और बीजेपी का ये कहना है कि भारत 2 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों से बनी परिस्थितियों में खुद को संभालने में कामयाब रहा। और ये बात सच है कि भारत सबसे तेज बढ़ती जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें अभी भी बना हुआ है। भारत ने कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अपने आयातक देश जो हैं, जिनसे वो इंपोर्ट करता था, वो देश हमने बढ़ाए। यानी कच्चे तेल और गैस का जो सोर्स है, जो हम अलग अलग देशों से ले रहे थे, युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहा था, तो हमने अपना बेस बढ़ाया। कच्चे तेल में हम जिन जिन देशों से ले रहे थे उसमें हमने फेरबदल की, कुछ और नए देशों से लिया। ऐसा ही हमने गैस के साथ किया। और ईरान से लेकर इजराइल और अमेरिका तक और अन्य खाड़ी देशों के साथ साथ रशिया के साथ भी जो हमारी कूटनीतिक संतुलन है उसको हम बनाने में कामयाब रहे। पश्चिम एशिया में शांति पूरी तरह नहीं लौटी है, जैसा हम आपको बार बार कह रहे हैं, लेकिन भारत के लिए आगे भी चुनौतियां हो सकती है। सवाल यह है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था युद्ध के असर से खुद को बचाने में कामयाब है। इसीलिए आज बहस बाजीगर का मोशन है, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया। क्योंकि हमने सोचा ऐसा विषय उठाया जाए जो सीधे आपके घर, आपकी जेब, आपकी कमाई, आपकी जो रोजमर्रा की चीजें उससे जुड़ी हुई है। इसीलिए बहस बाजीगर में इस बार का मुद्दा है, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया। और ये नीले गमछे वाला हिस्सा मानता है कि नहीं बचा पाया। यही मानते हैं आप लोग? तो ताली बजा लीजिए अपने लिए, क्योंकि आपको डिफेंड करना है अपनी टीम को। सफेद गमछे वाले हैं जो ये मानते हैं कि क्या मानते हैं क्या मानते हैं कि विश्व में शांति है, न्यूट्रल है, मतलब बचा भी पाया नहीं भी बचा पाया, दोनों ये मानकर चलते हैं। आपके पास मौका रहेगा आगे गमछा बदलने का। और ये वो लाल गमछे वाला हिस्सा है जो मानता है कि हम बचाने में कामयाब रहे। ताली अपने लिए बजा लीजिए। आप सभी को बता दें कि आपके पास ये मौका रहेगा, जैसे जैसे यहाँ के 6 बहस बाजीगर आकर बैठेंगे, अगर आपको लगता है कि भाई आप कन्विंस हो रहे हैं उनकी बातों से, तो आप अपने गमछे का रंग बदल भी सकते हैं। नीले गमछे वाले सफेद या लाल ले सकते हैं। सफेद वालों के लिए दोनों तरफ का रास्ता खुला है, लाल और नीले का। और लाल गमछे वाले सफेद या नीला लेकर अपनी जगह पर वापस बैठ सकते हैं। और लास्ट में हम वोटिंग कराएंगे इस मोशन पर। लेकिन अब सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आज की इस बहस का आधार बना है ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में बिगड़ते हालात, और ऐसे हालात में भी संभलता भारत। वैश्विक महायुद्ध की आग जब पश्चिम एशिया में भड़की तो उसकी तपिश भारत के आम आदमी की रसोई तक आ पहुंची। डॉलर के सामने देश की करेंसी औंधे मुंह गिरी तो पेट्रोल डीजल के मीटर ने आम आदमी की जेब खाली कर दी। हालात ये हो गए कि कई शहरों में गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मच गया। संकट कितना गहरा था इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने जैसी बड़ी अपील की। सत्ता पक्ष का दावा है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो जो तबाही बची उसमें भी भारत खुद को संभालने में कामयाब रहा। हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है। और जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम
पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता। अभी पूरी तरह शांति नहीं हुई है, खतरा टला नहीं है। इसीलिए आज बहस बाजीगर में सीधा सवाल, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया? आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने तीनों जजेस का। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट हैं और कूटनीति में सबसे बड़े नाम के तौर पर आज चर्चा में देश में शामिल होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अश्विनी महाजन जी जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इकोनॉमिस्ट है और 3 ताल के ताऊ, तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। ताऊ का तड़का जब शो में लगता है तो गंभीर से गंभीर विषय पर ऐसी चोटीली बात वो कह देते हैं अपने सरकाज़म के जरिए, जिसकी खूब चर्चा होती है। तो अब तीनों जजेस अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं। ईरान युद्ध में क्या भारत घर रसोई बचा पाया, इस विषय पर बहस करने के लिए आइए बुलाते हैं अपने पहले 2 वक्ता। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। गौरव जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज लॉ के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय उपाध्याय जी बहुत स्वागत है आपका अपनी टीम को लीड करने के लिए। आप अपनी जगह ले लीजिए सर, अभी तो पहले स्वागत होगा, बाकी 4 कहेंगे कि स्वागत नहीं करोगे मैं हमारा। यह देखिए अपने अपनी 2 जगह लेके टीम के लिए वो बैठ गए हैं। अगले 2 वक्ताओं को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सत्य प्रकाश मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट और जेडीयू के समर्थक हैं। तालियों के साथ आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और अगले आखिरी 2 वक्ताओं को आप बुलाते हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए, हमारे साथ जुड़ रही है प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, इकोनॉमिस्ट है, दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ाती हैं। और इसी के साथ साथ आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो 6 आज के जो बहस बाजीगर हैं वो बैठ गए, इनमें से कोई एक ही जीतेगा, लेकिन हम अभी से इनको बहस बाजीगर कह रहे हैं क्योंकि विषय बड़ा दिलचस्प है। सीधा आपसे हमसे हमारी जेब से सरोकार रखता है, देश की अर्थव्यवस्था से सरोकार रखता है। ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, इस विषय पर क्या इस डिबेट के शुरू होने के पहले अशोक सज्जनहार जी कुछ ऐसा संदेश और संकेत है जो आप इन लोगों को देना चाहते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किस विषय पर चाहते हैं वो फोकस करें? बहुत धन्यवाद। देखिए, युद्ध तो शुरुआत हुई 28 फरवरी को और कहा गया 8 अप्रैल को सीज फायर हो गया। 17 जून को दस्तखत हो गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आज फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि ट्रम्प की गारंटी नहीं है, वो कब पलटेंगे कब बदलेंगे जी। तो इसको भी मेरे ख्याल से फैक्टर इन किया रखना होगा, जो आगे चलते हुए भी क्या वही से फिर से दोहराया जाएगा, और अगर दोहराया जाता है तो उसमें हमारा तैयारी क्या है वो हमें देखना होगा। ट्रंप जब साइन करते हैं तो वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अश्विनी जी, देखिए, हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर एनालिस्ट बैठे हैं, हाँ। वैसे बड़ा मुश्किल हमारा टॉपिक है, ये विषय है, हाँ। लेकिन राजनीति से ऊपर उठ करके यदि हम राष्ट्रीयता के आधार पर फैक्ट्स पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, इसी के साथ तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौरव भाटिया और अजय उपाध्याय का, क्योंकि दोनों को ही शुरुआती 1.5 मिनट का समय मिलेगा। विषय पर रहिएगा, हर बार की तरह शाम की डिबेट की तरह उलझने की जरूरत नहीं है। दलीलों में दम होगा तो आपको जनता और जजेस का भी समर्थन मिलेगा। ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, इस विषय पर बोलने के लिए गौरव भाटिया जी आपको मिल रहे हैं 1.5 मिनट का ये समय, और आपका समय शुरू होता है अब। सभी को नमस्कार। और मैं जजेस की टिप्पणी भी सुन रहा था, यहाँ दर्शक भी हैं, और बड़ी गंभीरता से सबसे पहले ये कहूंगा, एक संकट और चुनौती की स्थिति थी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि भारत ने मजबूती से डटकर
उस चुनौती का सामना किया है। मैं कहता हूं इसमें 3 बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहले सरकार। तो सरकार पे जब आती है तो ये डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि 130 दिन हो गए इस संकट के, लेकिन चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे एलपीजी हो, चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन कहीं भी कमी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, दिखाता है कि अगर संकट भी आएगा तो भारत का जो रूप है वो इतना विशाल है कि हमें कोई हरा नहीं सकता है। दूसरी बात, नागरिक। मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी आए और जब एक संकट है तो परिवार का जो पिता तुल्य सदस्य होता है वो अपने परिवार की तरफ देखता है। उन्होंने एक अपील करी, उन्होंने कहा हमें ये कदम उठाने होंगे जिसमें फॉरेन ट्रैवलिंग पे कमी हो, जिसमें सोना ना खरीदा जाए। और यहां की जनता को और भारत की जनता को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री का आह्वान स्वीकार किया और भारत को विजयी बनाया। तो आपको 10 on 10 मिलता है बहस के बाजीगर में। और तीसरा, समय समाप्त हुआ। मैं एक तीसरी बस जल्दी से आपको भी दे दूंगी 10 सेकंड। जल्दी। तीसरा, कभी नहीं भूलना चाहिए विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता रहा और 10 सेकंड में कहता हूं झूठ बोलता रहा। जो 2 जहाज भारत की तरफ चले थे, कांग्रेस ने कहा वो कहीं और जा रहे हैं, बाद में झूठ पकड़ा गया, ट्वीट डिलीट हुआ। और दूसरा, कतारें लगी हुई हैं एलपीजी के सिलेंडर के लिए, कहते थे वो 2013 की तस्वीर निकली जब कांग्रेस की सरकार थी, वो भी ट्वीट समय समाप्त हुआ। चलिए अजय उपाध्याय जी। अजय उपाध्याय जी, इस विषय पर कि क्या ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है। नमस्कार साथियों, हमारे घर पे प्रभु राम की बड़ी असीम कृपा है। और सही पूछिए तो पूरा जो रसोई घर है वो राम भरोसे ही चल रहा है। खुद राम, प्रभु राम का घर भी उसी स्थिति में है। जहाँ तक बात हमारे महामानव की है तो महामानव बेचारे बहुत व्यस्त हैं आजकल। आप लोगों को कहा था ना, विदेश नहीं जाना है, त्याग करना है। वो भी कभी कभी घर वापसी उनकी होती है, कभी कभी घर आते हैं। बाहर वैसे आए दिन आजकल वो मेडल बटोरने में और खरीदने में वो लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। अब बात आती है टॉपिक पर, जो टॉपिक पर हमारे आपने आज रखा है, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया। अरे भाई, मैं सभी जज सम्मानित महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि आज कोई ज़रूरत नहीं है बहस बाजीगर में मुझे कोई नंबर देने की, प्लीज़ नहीं दीजिएगा। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक पर क्या बहस करना और बाजीगर बनना। सच पूछिए तो किसी के घर में कोई गोला बारूद नहीं गिरा जी। सही पूछिए तो इस पूरे देश में जो है सब चीज सुरक्षित था जी। ईरान का एक फुसफुसिया ड्रोन भी नहीं आया जी। यहाँ अमेरिका का आया था एक, वो पनडुब्बी हमारे जल क्षेत्र में, लेकिन भारत का एक आदमी भी उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई, ईरान वाले मारे गए जी। ये भी सच है, जैसा कि अभी साथी प्रवक्ता ने कहा, पूरे देश में विश्व के स्तर की बात कर लें, 10 सेकंड मुझे भी दे दीजिएगा, तो पूरे विश्व में आस पास पड़ोस का देश का हालत देखिए जी। पाकिस्तान से लेकर के वो तो पाषाण युग में चला गया जी। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश का तो बर्बाद हो चुका जी। और चीन जैसा देश तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है, घुटने टेक दिया जी। हम सुरक्षित हैं, 8% मात्र हमारा रुपया गिरा है, 10% शेयर मार्केट गिरा है। हवाई चप्पल वाले वैसे भी कभी नहीं हवाई जहाज में यात्रा करते थे, थोड़ी यात्रा का बढ़ गया। रसोई वाले लाइन में लगे हुए थे रसोई गैस लेकर के और डीजल पेट्रोल लेने के लिए, और वहां डीजे भी सुन रहे थे मुफ्त में। तो ये देश के सरकार की बड़ी मेहरबानी थी जी। इसलिए अब देश सुरक्षित है। महामानव जी फिर आएंगे, आप लोगों को बड़ा बड़ा प्रवचन देंगे, फिर विदेश चले जाएंगे। धन्यवाद है जी आप दोनों का। तो उससे पहले कोई सवाल अगर सब प्रश्न पूछना चाहें। नहीं, बहुत बढ़िया हुआ है कि विशुद्ध राजनीति पे बात चली गई है अर्थव्यवस्था से, तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। हमारा तो प्रयास था कि केवल आज के विषय पे रहे, जैसे एक आपने कहा था तो हमने उसका पालन किया ईमानदारी। एम्बेसडर, कुछ जो आप पूछना चाहें सर? नहीं, मैं केवल अपने जो वक्ता है उनसे यही पूछूंगा, रसोई का ज्यादा इतना आपने जिक्र नहीं किया। टॉपिक तो रसोई का था
परंतु रसोई में क्या हालचाल रहे, आपने उसको बहुत ही टेंजेंशियली उसको ट्रीट किया। नहीं सर, उसके ऊपर मैं तो कह रहा हूं कि कोई महंगाई है ही नहीं। हाँ, नहीं कोई महंगाई न बढ़ी है, न दवाई का 900 दवाइयों का दाम नहीं बढ़ा है, हवाई यात्राएं नहीं बढ़ी है, पेट्रोल डीजल का दाम तो देखिए ना जी कितना कम है। तो आप भी आए होंगे तो आपको कुछ नहीं खर्च हुआ होगा। देश बड़े सुरक्षित है, कहीं कोई समस्या नहीं है, तो फिर बात किस बात की जाए। बिल्कुल अग्री कर रहे हैं गौरव जी। तो फिर तो ये विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं। जो ओपनिंग कमेंट होता है, हम लोग का भी प्रयास रहता है एक लार्जर पर्सपेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव आना चाहिए। मेरी तैयारी पूरी है, मैं निराश करके आपको नहीं जाऊंगा। और गैस की रसोई पे भी कुछ आंकड़े हैं, कुछ जो ठोस कदम उठाए हैं वो आपके समक्ष जरूर रखूंगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में एक मौका मुझे अंजना जी जरूर और देंगी, ये मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद। ठीक है, एक मिनट का रिबॉटल आज के टाइम मिलेगा अखबार का उसमें। एक रिपोर्ट है, वैसे दिखाना नहीं चाहिए। तेल कंपनियां अब 11 रुपए प्रति लीटर कमा रही है, पर आम लोगों को कोई राहत नहीं है। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। महंगाई है ही नहीं जी, कोई महंगाई नहीं है। बेकार में यहां बहस हम लोग करते हैं जी रोज दिन। चलिए, ये मान्यतों की बहस करते हैं रोज दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगले राउंड में 1-1 मिनट का रिबॉटल टाइम आपको मिलेगा, तब आप फिर इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। अब अगले 2 जो वक्ता हैं उनको बुलाते हैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता जो कि आरजेडी का पक्ष रख रहे हैं, और सत्य प्रकाश मिश्रा जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो सत्य प्रकाश मिश्रा जी, 90 सेकेंड का ईरान युद्ध में भारत घर रसोई, आप शुरू करेंगे? आप नहीं, मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। सत्य प्रकाश जी, टॉपिक फिर से बता रहे हैं, टॉपिक से मत भटकिए। ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, इस पर विषय पर बोलने का आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है। देखिए, ईरान जब युद्ध शुरू हुआ, चुनौती बड़ी थी। 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ प्रधानमंत्री और देश की अन्य सरकारों को न्याय करना था, उनको समुचित सुविधा देनी थी और महंगाई को नियंत्रण में रखना था। कैसे समझेंगे इसको? आपकी फरवरी में जो महंगाई दर थी खुदरा विक्रेता पर, उस पे थोड़ी सी महंगाई बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी अमेरिका में बढ़ी और यूरोपीय यूनियन के 21 देशों में बढ़ी। अमेरिका में 50% पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ गया। 21 देशों में जो यूरोपियन जो अपने करेंसी को शेयर करते हैं, उनमें 40% की महंगाई बढ़ गई। हमने क्या किया कि अन्य देशों से एलपीजी आयात किया, पीएनजी को बढ़ाया। एक छोटा उदाहरण दूं तो बिहार जैसे, जिसको आप पिछड़ा समझते हैं, वहां 17 जिलों में नए पीएनजी कनेक्शन की योजना शुरू हुई। देश ने चुनौती का सामना किया। पूरी दुनिया उस पर विवश थी कि कैसे भारत जैसे एक बहुत विकासशील देश, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, और वो कह गए महामानव वाला देश। मैंने नहीं देखा कि राहुल गांधी जी का एक टाइम का कोई उपवास शुरू हो गया हो कि महंगाई बढ़ गई है, मुझे उपवास रखना है, मेरे घर में गैस नहीं है। मैंने ये नहीं देखा कि कोई कांग्रेसी सड़क पर थाली बजा रहा हो, कह रहे कुछ खाने को नहीं है। मैंने नहीं देखा कि 140 करोड़ की जनता कहीं सड़कों पर आ गई है कि मेरे पास कुछ नहीं है। पूरी मुस्तैदी थे। सरकार ने एलपीजी का आयात किया, पीएनजी का उत्पादन बढ़ाया, पेट्रोल और डीजल को नियंत्रित रखा। थोड़ा सा समय समाप्त। अब इस विषय पर बोलने का आपका, प्रोफेसर साहब, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, 90 सेकंड का समय शुरू होता है। देखिए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी स्टार्ट हुआ 28 फरवरी को, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने बाद जाकर कुछ अपना उसमें सुधार करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सप्लाई शॉक हुआ, लेकिन सप्लाई शॉक भी हुआ, और जो हमारा रिलेशन है ईरान के साथ, ये आइसोलेशन में कोई भी इकोनॉमी चलती नहीं है। हमारा रिलेशन सिविलाइजेशनल बॉन्ड है उनके साथ। और जो पर्शिया था, हम जो है इंडो पर्शियन कल्चर के लिए जाने जाते हैं। हम जो हैं सम्राट अशोक के जो अशोका पिलर है, वहाँ से भी डिपिक्ट, अब देखिए तो सिंगल स्टोन सिस्टम वहीं से आया है। इतना ही नहीं, अमीर खुसरो साहब भी अपनी पूरी जो लिखते थे वो पर्शियन में लिखते थे। उर्दू भी देखिए हम वहीं से लेकर आए, और जाकर जिस तरीके से जो पारसी लोग हैं उसमें भारत के डेवलपमेंट में अलग कंट्रीब्यूशन है उनका, चाहे टाटा हो गए, चाहे मानिक शॉ हो गए, होमी बाबा साहब हो गए। लेकिन जो इकोनॉमी की बात हम आज कर रहे हैं, ये इकोनॉमी जो है एलपीजी, जब से ये हार्मोज बंद हुआ तो हम तैयार नहीं थे उसके लिए, और भारी जो है किल्लतें उठानी पड़ी। और
कम से कम जो 100 रुपए का सिलेंडर गरीबों को मिलता था वो 500 रुपए में हो गया, जिसको लेकर माइग्रेशन स्टार्ट हो गया, लोग अपने घरों में चले गए और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई और ब्लैक मेलिंग होने लगी ये एलपीजी की, तो पूरा त्रहिमाम हो गया हमारा सिस्टम। और जो हमारा सिविलाइजेशनल जो बॉन्ड था वो भी धराशायी हो गया ईरान के साथ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी स्टेप लिया, लेकिन ठीक इससे उल्टा अंबानी और नयारा ने जिस तरीके से अटलांटिक की तरफ देखा, बेल्टिक रूट की तरफ देखा और जो है अल्जीरिया और नाइजीरिया और रशिया के साथ तेल लेकर आया, इन्होंने एक्सपोर्ट किया। माननीय प्रधानमंत्री को इस पे अंकुश लगाना चाहिए। समय समाप्त हो गया। मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। कुछ प्रश्न इन दोनों से अगर आप लोगों का हो, और एक एक सवाल इधर ऑडियंस से भी लेंगे। पूछे था। मेरा सवाल उतना नहीं है जितना कि ये है कि जिस ईरान से हमारे सिविलाइजेशनल रिलेशन थे वो ईरान ये ईरान नहीं है, और हमारे रिश्ते ईरान के लोगों के साथ हैं थे जिसके खिलाफ ये रिजीम अभी भी है। हम उसको इतना डेफाई करके नहीं देखें, वो जैसे वो अमेरिका से ज्यादा साफ देश नहीं है। दो लोगों की लड़ाई में अपने को दोस्त ऐसे नहीं चुनने चाहिए कि हमारा सिविलाइजेशनल रिलेशन है वो हमारा आयतुल्लाह खमनी और उनके आईआरजीसी से नहीं है, वहां के लोगों से है। जो पारसी आपने उदाहरण दिया ना, वो वहां से भाग के आए हैं, भाग कर आए हैं। इस्लामिक वहां पे चल रहा था, उससे भाग कर आए हैं। लेकिन आप ये भी देखिए 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसमें हमें सस्ता तेल ईरान ने ही दिया। हम मानते हैं कि 1935 में जो है पर्सिया जो है ईरान की तरफ शिफ्ट किया और वर्ल्ड वार सेकंड में देखिए अमेरिका के साथ चला गया, और हम लोग जो है कोल्ड वार के समय सोवियत यूनियन के साथ थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान जो है इनकंटिन्यूटी है। इनकंटिन्यूटी इसलिए कह रहा हूं कि इकोनॉमिक क्राइसिस 91 में हमें बहुत मदद किया ईरान ने, और अभी भी जो हार्मुज़ बंद हुआ तो जो हमारा तेल आना यहाँ चाहिए था डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत 70 दिनों के बाद ये जो है हमारा तेल ईरान से कम उनका परमिशन दिया। तो ये जो बॉन्डिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ वो बॉन्डिंग कंटिन्यू है, आज भी कंटिन्यू है। और जिस तरीके से किधर से कर रहे हैं, अब लग रहा है कि आप इनकी टीम की तरफ बोलने लगे। नहीं, जो तथ्य है तथ्यों के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, और तथ्यों के आधार पे है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप लिया वो स्टेप पहले लेना चाहिए था। जो हमारा पूल होता है क्रूड ऑयल का उसको जो है एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, और अंबानी और नयारा की जो कंपनी है जामनगर में उसको कंट्रोल करना चाहिए था। उसने जो है एक्सपोर्ट किया और हमारे अपने घर में जो किल्लत हो गई, और हमारे गरीबों के खासकर गरीबों जो लोग माइग्रेट किए 100 रुपया का 500 रुपया में जो है एलपीजी भराया गया, ये रेमिटेंस आना वहां से बंद हो गया। बहुत सारी बातें ऐसी है। इनके सारे तथ्यों पर मेरे पास सिर्फ एक तथ्य है। ये वो व्यक्ति हैं, उस पार्टी से हैं, राष्ट्रीय जनता दल से, जो उस सरकार में शामिल थे जब ईरान से गैस पाइपलाइन 2700 किलोमीटर आना था। लालू जी मंत्री थे, मणिशंकर अय्यर पेट्रोल मिनिस्टर थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ड्रीम प्रोजेक्ट था। कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका के दबाव में वो गैस पाइपलाइन नहीं लाया। आज वकालत कर रहे कि क्या संबंध अच्छे होने चाहिए थे। ये तथ्य हैं आपके खिलाफ महोदय, क्या बोलेंगे आप? देखिए, भारत ने कभी भी किसी भी देश के आंतरिक मसलों में सीधा हस्तक्षेप नहीं किया, सबसे अपने अच्छे संबंध रखे। उन देशों की अपनी मजबूरी रही होगी कि उन्होंने भारत के साथ संबंधों में थोड़ी दाएं बाएं आगे पीछे किया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से प्रधानमंत्री मोदी 1,45,000 टन गैस डीजल सब लाने में सफल रहे। आप उसके लिए तो ताली बजा दीजिए। देखिए 1, 2, 3 एग्रीमेंट हुआ, न्यूक्लियर डील हुआ। यही लोग भारतीय जनता पार्टी वाले विरोध में थे अमेरिका के, न्यूक्लियर डील होने नहीं दे रहे थे, सिविल न्यूक्लियर डील। और आज ये बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी की। लालू प्रसाद यादव जी ने वो सरकार को बचाया, उस एग्रीमेंट को बचाया। वो कैसे बचाया? नोटों की गद्दी लेकर के, समाजवादी पार्टी को खरीद करके, डमरू बजा के, आज जल डमरू मध्य की बात कर रहे हैं, सदन में नोट लहराया। इसी में चैनल में है वो जो पत्रकार महोदय स्टिंग ऑपरेशन दिखा नहीं पाए, किसी और चैनल में थे, और उस चैनल वाले अभी राष्ट्रीय जनता दल विश्लेषक बने हैं, वो बताएंगे कि क्या उस समय ऐसा मसला था कि न्यूक्लियर डील पे जो नोटबंदी चल रही थी वो किसके पेट में स्टिंग ऑपरेशन हजम हो गया। उन्हीं के शागिर्द इसी पैनल में विरोध में बैठे। आज बता के जाइएगा आशुतोष जी, रुकिएगा नहीं। क्या मजबूरी रही होगी कि न्यूक्लियर डील पे पैसे से वोट खरीदते रहे सदन में बहुमत आपके के पास लिए, क्या है? और वो आपके स्टिंग ऑपरेशन देश में आपके पैसा लेते सदन में चलिए ठीक है, हो गया, हो गया, आप दोनों का हो गया। लोग सदन में पकड़े गए, पैसा लेते हैं। अमेरिका के दबाव में पैसे की बात कर रहे हैं के साथ खड़ा रहेगा। चैनल पे इस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसा पकड़ा गया। अरे रुकिए गुरुदेव, अरे रुकिए प्रभु, हो गया। जज साहब सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, सवाल मेरा कुछ नहीं है। देखिए ये वाली जो
बातचीत हो रही है, जो क्या हमारा बिल्कुल सांस्कृतिक एक सहयोगी है ईरान, तो आप ये भी ध्यान रखिए जब 1965 की लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान के जेट गए थे, उनको ईरान ने शरण दी थी अपने यहाँ। कश्मीर का जो मुद्दा है, अगर एक देश बोलता है भारत के विरुद्ध कश्मीर पर, ईरान है। आप देखिए वहां पर जो, अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, 2 ही आपको उदाहरण दूंगा, वहां पर आपके कितने 4.5 मिलियन 45 लाख लोग हैं, आप उनका ख्याल रखेंगे या जो 10,000 लोग हैं ईरान में आपके, जो इंडियन डायस्पोरा है? आपका जो गैस है 40% यूनाइटेड अरब एमिरेट से आता है, तो वो थोड़ा सा इसको सभी फाइन ट्यूनिंग समझनी जरूरी है। कोई प्रश्न है आप लोगों का? हेलो सर। सर, जापान जैसी कंट्री जिसके पास ऑलमोस्ट 470 मिलियन बैरल्स का स्ट्रेटेजिक इमरजेंसी स्टॉक था, विच इज ऑलमोस्ट 255 डेज ऑफ बफर पीरियड। इंडिया जैसी कंट्री ऑन द अदर हैंड जिसके पास ऐसा कुछ भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, जापान को अपना वो पूरा हिस्सा खाली करना पड़ा कि उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज कर जाए। ऑन द अदर हैंड सर, इंडिया ने ऐसा कुछ ना करके अपने आम नागरिक को प्रायोरिटाइज किया, अपना टियर 1 अपनी रसोई घर को रखा, और आज भी उसके हर आम नागरिक के घर के चूल्हे जल रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि बिना किसी स्ट्रेटेजिक रिजर्व के जो उन्होंने पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन किया था, क्या वो वेस्ट था? ठीक है, जवाब दूं मैम? रुक जाइए, आइए। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि भले ही इंडिया ने डाइवर्सिफाई किया हो और कंट्रीज से ऑयल और गैस इंपोर्ट कराकर, पर महंगाई तो बढ़ गई। आगे अब अगर आगे ये वॉर कंटिन्यू होता है या फिर ऐसा कोई भी वॉर आता है, तो ये महंगाई को फेस करने के लिए कोई प्लानिंग्स हैं गवर्नमेंट की? सफेद गमछे में से कोई आपको? मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, मेरा सवाल यह है कि आपने कहा अभी कि कोई भी मतलब कोई भी कमी नहीं पड़ी रिसोर्सेज की पहले, तो मतलब कमी तो तभी पड़ेगी ना जब उसे खरीदा जाएगा। अभी भी ग्रॉसरीज के हाई प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो गैस के प्राइसेस वो भी बहुत ज़्यादा है, और हर घर में चूल्हे ही चल रहे हैं, तो वो तो खरीदे ही नहीं गए, तो कमी कैसे नहीं हुई? ठीक है, तो आप लोगों को दोनों को 30 सेकंड का समय मिलेगा। आपसे भी सवाल है, आपसे भी सवाल है, और जो एम्बेसडर साहब ने कहा अगर उस पर बोलना है जल्दी से। देखिए, ये बच्ची ने एकदम सही कहा कि हमारे पास जो है क्रूड ऑयल का जो रिजर्वायर है वो कम था, 25 दिन का था, जैसे जापान में ज़्यादा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप उठाए और जो इन्होंने जो आग्रह किया आम जनमानस से कि भाई आप जो है इसको ठीक से यूटिलाइज कीजिए या फिर गोल्ड का इंपोर्ट कम कीजिए, ये लगभग 70 दिनों के बाद इन्होंने किया। इस पर भी नेशनल कंसेंसस इन्होंने नहीं बनाया। पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी के साथ इन्होंने कोई वार्ता इसको इस संदर्भ में लेकर नहीं किया। साथ में अगर ये चाहते तो जो रिजर्वायर और जो रूट जो है अंबानी जी ने उठाया था, जो मैंने कह रहा हूं कि बाल्टिक रूट लिया और अटलांटिक रूट लिया, नाइजीरिया अल्जीरिया से लाया, ये हम भी कर सकते थे। हमारे अपने न्यारा में जो है, और अंबानी जी को क्यों नहीं? एक ही पॉइंट आप बोल रहे हैं, जल्दी करते हैं, जल्दी से। आप दोनों ने एक सवाल पूछा है, उसका एक उत्तर महंगाई पर उस बच्ची ने एक प्रश्न समझिए। जब दुनिया में इस कदर का युद्ध हो, जहां कई महाशक्तियां टकराहट में खड़ी हो गई हों और लंबा युद्ध चल रहा हो, और 20% दुनिया का कच्चा तेल गैस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उधर से आता है, वो हमारे लिए चुनौती का विषय था। दुनिया की महंगाई को अगर आप देखेंगे कि उससे दुनिया में कितनी महंगाई बढ़ी, और भारत को देखेंगे तो अगर दुनिया में 10 महंगाई बढ़ी तो भारत 1 पे खड़ा था। आज भी आज के डेट में 3.93% खुदरा महंगाई दर है, जो 1% ऊपर उठा है, 1 से 1.5% फरवरी से लेके अभी तक। तो हम इस देश को महंगाई से निकाल ले जाएंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट राउंड में 1-1 मिनट का बाटली, ताली बजा दीजिए भाई इनके लिए। सब अपनी अपनी पक्ष के लिए खुलकर बैटिंग करें। आइए प्रोफेसर साहब, आप आइए, और आशुतोष जी आ गए हैं। आशुतोष जी पर बहुत सारे बातें कही गई हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा जवाब देने का। और आप बच्चों के प्रश्न देख ही रहे हैं, और जो जजेस की अभी तक की रिस्पांस है। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, इस विषय पर कि क्या ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, इस पर बोलने का आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है। नमस्कार आप सभी को। देखिए, जब भारत जिसमें 90% के करीब तेल आयात होता है और वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा हो, तो उस समय क्वेश्चंस ये होते हैं कि क्या मेरे यहाँ पेट्रोल पंप बंद हुआ, क्या मेरे यहाँ पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल के लिए लाइनें लगी, क्या मेरे यहाँ पेट्रोल का राशन हुआ, क्या मेरे यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट था उसको ठप किया गया, क्या हमारे यहाँ वर्क फ्रॉम होम किया गया। अगर इन सब प्रश्नों के जवाब ना है तो ये अपने आप में एक जवाब है कि नहीं, मेरे यहाँ भारत में जो रसोई घर था वो चल
चलता रहा। हाँ अगर बंद हुआ तो बंद हुआ। ये जो अफवाह थी विपक्ष की कि क्या यहाँ पे आर्थिक सुनामी आएगी, क्या यहाँ पे डेड इकोनॉमी है, बिल्कुल वो जरूर बंद हुआ, वो नहीं चल पाया। अब बात विशुद्ध आंकड़ों पे करते हैं। आंकड़ों का ये है कि जी पेट्रोल पंप, यहाँ पे जो पेट्रोल के दाम थे वो केवल 5 रुपए 90 पैसे बढ़े उस दौरान जब मैंने कहा कि 90% हम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, और जो क्रूड ऑयल के दाम थे तकरीबन 100% राइज हुआ। $60 पर बैरल से वो तकरीबन $120 पर बैरल पे गया। अब आते हैं रसोई घर के चूल्हे पे। जो आपका चूल्हा था वो 853 रुपीस पर यूनिट से जो डोमेस्टिक था वो आपका पहुंचा 942 रुपीस पर यूनिट, जो तकरीबन 11% का राइज हुआ। अगर आप इसको कंपेयर करते हो 2014 से, तो तब वो ऑलरेडी 1241 था। तो इस दौरान अगर आप देखो कि 1241 पे जो नॉर्मल सामान्य आपको सिचुएशन में मिल रहा था, आज भी उससे वो 24% कम है। तो ये आपका जवाब है कि हमारे रसोई घर बंद नहीं हुए। अगर हम बात करें जो इन्फ्लेशन रेट है 3.93%। समय समाप्त हो गया, समय समाप्त। नेक्स्ट राउंड में चलिए अब आपका आशुतोष जी। तो प्रोफेसर जी के लिए अलग से तालियां बज रहे हैं, आशुतोष जी आपके लिए भी बजेंगी। आप भी शुरू कीजिए 90 सेकंड का इस विषय पर बोलने का कि क्या ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया। आपका समय शुरू होता है अब। इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सरकार मानती नहीं कहीं कोई संकट होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ एलपीजी का कोई संकट नहीं था, क्योंकि जो इतने बड़े पैमाने पर लोग शहरों को छोड़कर अपने अपने घरों में चले गए, लाखों की संख्या में गए, वो एक रिकॉर्ड है। अगर उस वक्त अगर आप अखबार खाली निकाल के देख लेंगे तो रोज आपको पता चलेगा किस तरीके से पैनिक बाइंग हो रही थी, किस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, किस तरीके से 4000 5000 में सिलेंडर्स मिल रहे थे, लेकिन कोई संकट नहीं था। हकीकत ये थी कि 4 लाख बैरल पर डे एलपीजी की सप्लाई की क्राइसिस थी उस वक्त। 4 लाख हो भी सकती है, 60% हम चूंकि इंपोर्ट करते हैं और 90% उस इलाके से आता है, तो जाहिर सी बात ये तो संभव है। लेकिन ये दिक्कत क्यों पैदा हो रही थी? दिक्कत इसलिए पैदा हो रही थी क्योंकि हमने जिस तरीके से अपना प्रोडक्शन बूस्ट करना चाहिए था, हमने प्रोडक्शन बूस्ट नहीं किया। खुद मिनिस्ट्री के अपने रिकॉर्ड हैं जो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन लगातार एलपीजी का गिरा है। हमें जिस तरीके से अपने स्टोरेज को बढ़ाना चाहिए था, हमने उस तरीके से स्टोरेज को नहीं बढ़ाया है। ये संकट, लेकिन सरकार नहीं मानती इस बारे में। सरकार कहती है सब कुछ चंगा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल डीजल के बारे में बात कर लेते हैं। आज भी हिंदुस्तान का आदमी 105, 106, 110 रुपए के हिसाब से आप पेट्रोल खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? जब $115 था तब आपसे कहा गया कि आप एक्स्ट्रा दीजिए। आज लगभग 50% कम हो गया है, फिर भी आप उसी दाम पे दे रहे हैं। सब चंगा। ये समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। भाई दोनों ने अच्छा किया। कोई प्रश्न आपका हो, उसके बाद रिबेटल राउंड शुरू करेंगे। नहीं, एक प्रश्न है आशुतोष जी से। इंडिया का जो अपना बास्केट प्राइस है $156 हो गया था, आपको याद होगा 23 मार्च को $156 हो गया। तो तब उस समय तो 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक नहीं इंक्रीज हुआ। तो अब आप कहते हैं और 200 रुपए नहीं, उससे भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि दाम इतने ज्यादा बढ़ गए थे। परंतु अब तो आप कह रहे हैं जो उसमें कब, देखिए जब वो लॉस, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है, लॉस जो मार्केटिंग कंपनीज ने उस टाइम फेस किया, उसमें थोड़ा सा लॉस की कमी हो गई है। दूसरी बात आपने जो कहा, देखिए मुझे याद है जहां तक आंकड़े, तो ये कहा गया है जो एलपीजी का प्रोडक्शन है इंडिया में, वो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसमें करीब 40-45% की बढ़ोतरी हुई थी इस पीरियड में। तो परंतु आप पता नहीं कहां से स्टैटिस्टिक्स, मुझे तो ये बड़ी अच्छी तरह याद है, हम फॉलो कर रहे हैं। छोटा सा जवाब, वरिष्ठ है, छोटा जवाब नहीं होगा इसका, थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा। देखिए पहली बात तो ये है कि ये आपके पास डेटा कहाँ से, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि जो ऑयल कंपनीज हैं वो घाटे में थी। 2023-24 ऑयल कंपनीज 1,30,000 करोड़ के फायदे में थी। 2024-25 ऑयल कंपनीज, सारी ऑयल कंपनीज ये 80,000 करोड़ के प्रॉफिट में थी। और 2025-26 जिसमें आपका मार्च 26 भी आता है, उसमें 1,17,000 करोड़ के प्रॉफिट फॉर ऑयल कंपनीज थी। और अप्रैल से लेके जून तक का जो वक्त है, मैं सिर्फ आपको इंडियन ऑयल का डेटा दे रहा हूं, 5,633 करोड़ के प्रॉफिट में थी जब संकट था। अप्रैल से जून 3 क्वार्टर में 5,663 करोड़ का प्रॉफिट इंडियन ऑयल का अकेले था सिर्फ। तो ये कहना कि हमारी ऑयल कंपनीज घाटे में चल रही थी, ये तथ्यों से परे है। और मैं नहीं कहूंगा कि भारत सरकार ने इस बारे में झूठ बोला है। चलिए ठीक है। और ये फैक्ट, एक काउंटर आर्गुमेंट, जल्दी जल्दी, मैं
मेरे कम से कम ये बात मेरे गले नहीं उतरती है कि हम एक जेनोसाइडल स्टेट को सपोर्ट करें और उस नेता को सपोर्ट करें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा और जिसके खिलाफ वारंट है और वो वॉर क्रिमिनल है, और हम इस बात को जस्टिफाई करें कि अगर कोई अमेरिका या कोई देश किसी दूसरे देश पर अगर हमला करता है हम उसको सही ठहराने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है ये भारत की जो विदेश नीति है उसकी नैतिकता के खिलाफ। ठीक है जी आशुतोष जी, मैं आपके इस लास्ट पॉइंट से शुरू करूंगी, हालांकि मेरे को आपके डेटा पे भी करना है। मतलब इंटरनेशनल क्राइम वॉर जस्टिस की आप बात कर रहे हो, सर ने बड़ा बखूबी समझा दिया है ये कैसे होते हैं। सर ने बोला कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कैसे वो इंटरनेशनल क्राइम ऑफ जस्टिस में होता है। इसके ऊपर कम से कम आप अमेरिका का तो साथ ना दे सर, ये बहुत एक विडंबना भरा आपका सवाल है। बाकी जो बात सर ने करी, आपने ऑयल इंपोर्ट्स, ऑयल कंपनीज की बात करी, आपने डेटा के ऊपर सवाल उठाया। सर ये डेटा कल का है कि 47,781 करोड़ का ऑलमोस्ट नुकसान झेल रही हैं ऑयल की कंपनीज। और जो आप बात कर रहे हो कि अगर उनको फायदा हुआ, जब भी हमने तेल के दाम कम थे, ऑयल बॉन्ड्स का आप भूल गए। ऑयल बॉन्ड्स बच्चों इतना ज्यादा हमने उसका इंटरेस्ट रेट दिया जितना हमारे पास उसका प्रिंसिपल नहीं था। और मैं आपको उसमें भी बता दूं, उसमें भी गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स के तहत तकरीबन 40,000 करोड़ रुपीस लिया, और जो फॉरेक्स आई उससे वो हमारी $44 बिलियन से $97 बिलियन हुई 2020 से 2025 में। तो ये आप उसके अपसाइड नहीं देखते। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट राउंड में बोलेंगे, नेक्स्ट राउंड में, लास्ट पॉइंट जो आपने बात करी गैस सिलेंडर की, गैस सिलेंडर के मैं एक चाणक्य नीति के एक शब्द से खत्म करूंगी अंजना जी, कि अफवाहों का सबसे बड़ा हथियार, नेक्स्ट राउंड में, अफवाहों का सबसे बड़ा, अजय जी, अफवाहों का सबसे बड़ा हथियार सत्य की अनुपस्थिति, अफवाहों का सबसे बड़ा हथियार सत्य की अनुपस्थिति नहीं होता है, बल्कि लोगों का अधूरा ज्ञान होता है। जो ये अधूरा ज्ञान अजय जी जैसे और आशुतोष जी समय समाप्त हुआ, तालियां बजा दीजिए दोनों के लिए। नेक्स्ट राउंड प्रॉमिस, नेक्स्ट राउंड प्रॉमिस। आइए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गौरव जी, अजय उपाध्याय जी, रिबटल राउंड में 1-1 मिनट का समय आपका शुरू होता है। उसके बाद कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो महाजन जी पूछ लीजिएगा। चलिए गौरव भाटिया जी, रिबटल राउंड 60 सेकेंड्स आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, और मैं बिल्कुल टॉपिक से भटकना नहीं चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि अब घर आ जाएंगे और मेडल्स खरीद लिए, तो मैं ये कहता हूं ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को 28 देशों ने, जिसमें इस्लामिक मुल्क भी है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। ये बात इनसे पचती नहीं है। आज मोला लीजिए आप। अब मैं आज के विषय पे आता हूं। मैं विषय से भटकना नहीं चाहता। अभी बात आ गई किसको सपोर्ट करना है क्या, मैं आज विषय पे रह के ही अपनी बात रखूंगा। हमने क्या किया? सबसे पहले कोई भारतीय भूखा नहीं सोया है, सप्लाई में कोई कमी नहीं, पेट्रोल पंप खुले रहे, गैस के सिलेंडर आते रहे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है आशुतोष जी मेरे मित्र हैं, उनका वजन भी बढ़ गया क्योंकि मां ने रोटियां बहुत खिलाई है, गैस का सिलेंडर घर पे था। दूसरी बात, ये बिल्कुल स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास 2 महीने का रिजर्व था। समय समाप्त हुआ। समय नहीं, टाइमिंग अब रखना पड़ेगा जल्दी से। ठीक है, 10 सेकंड। ये दादागिरी नहीं चलेगी आप लोगों को। तीसरा, पाइप गैस लाइन कनेक्शन बढ़ाना, ये मोदी जी ने कहा, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और गैस का सिलेंडर बिल्कुल सही कहा, 1241 रुपए का जनवरी 2014 में मिलता था और आज उसका रेट 950 के आसपास है। आप समय समाप्त हुआ। इन्फ्लेशन के विपरीत जाके सस्ता हुआ। और इतना कहता हूँ, रेणुका चौधरी का बयान निकालिएगा, 1241 रुपए पे कहती थी गरीब 1241 का सिलेंडर नहीं ले सकते, आज मोदी जी 950 में। समय समाप्त। देखिए, गौरव भाई ने बड़ी बात की कि भाई प्रधानमंत्री जी तो लगातार एक से एक बातें कर रहे हैं और विदेश में घूम रहे हैं। वाकई ये कहावत है ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। देश चाहे जितना बर्बाद हो जाए, मोदी जी को अपने मेडल से ही चिंता है और मेडल के अलावा उनको कुछ नहीं लेना देना है। ये सच्चाई आप स्वीकारिए। जब देखिए 3 हमारे नाविक इसी ईरान युद्ध के दौरान शहीद हुए, उनको अमेरिकन सैनिकों ने मारा। प्रधानमंत्री जी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा कि ट्रंप के साथ कुछ बात करेंगे, कहेंगे, चुप्पी। मौन व्रत का तो रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, हर मुद्दे पर मौन व्रत लगाया, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारे मान सम्मान आत्मसम्मान की बात है, वहां भी वो मौन व्रत धारण कर लेते हैं। ये मौन धारण करने का जो महारथी हैं, उनसे सिर्फ हम इतना ही जानना चाहते हैं कि भाई कभी कभी इस देश में आइए और जो मन की बात करते हैं,
जरा आम जन की भी बात कर ले। लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से लोग परेशान हैं। देश में ईरान युद्ध के जो परिस्थितियां थी तो थी, अब पेट्रोल डीजल जब इतना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दाम कम हुआ है, फिर भी हम और आप क्यों अपना हमारा जेब आप लूट रहे हैं। 43 लाख करोड़ रुपए का लूट किया इन्होंने पिछले 12 साल में, जब $40 प्रति बैरल था। और आज क्या हाल है, आज फिर वही रुपया। देखिए, विषय से भटकते हुए केवल नकारात्मक राजनीति करना इनका काम है। मोदी जी को गाली देते हैं और अर्ज किया है राहुल गांधी के लिए, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। इसलिए देश के लिए सर झुकाओ, मोदी जी का सम्मान करो। दूसरी बात, एक बात और कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी क्या होती है ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। कांग्रेस में सोनिया गांधी जी ने कहा तुरंत कि ईरान की तरफ आ जाओ, लेकिन मोदी जी ने कहा हम अमेरिका से अपाचे लेते हैं, चिनूक लेते हैं, इजराइल हमें ड्रोन देता है और ईरान भी हमें कहता है कि हम मित्र देश हैं। ये होती है बैलेंस डिप्लोमेसी। इसे सज्जनहार जी जानते हैं जो मोदी जी ने उतारा। वाकई सर झुकाना चाहिए यदि देश की बात आए, लेकिन देश का सर नहीं झुकना चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने लगातार अमेरिका के यहां जाकर के बिछने का काम किया, इजराइल में जाकर बिछने का काम किया, ईरान के साथ जिस तरह दूरियां बढ़ाने का काम किया, यह स्पष्ट पूरा देश और पूरा विश्व जो है हम पर धिक्कारता रहा कि कैसे प्रधानमंत्री जो भारत इतना पुराना राहुल गांधी पे धिक्कार रहा है, लेकिन उसके साथ ये ऐसा प्रधानमंत्री जो एक वैसे देश के साथ, इजराइल के साथ जो बच्चों का कत्लेआम कर रहा है, सरेआम विश्व में अशांति फैलाया है, उसके साथ आप खड़े हैं और भारत के लोगों को धन्यवाद आप दोनों का, बहुत अच्छा, उठाना पड़ रहा है। बहुत अच्छा आप दोनों का। ये सत्यप्रकाश मिश्रा जी, एक मिनट जरा, अच्छा एक जल्दी मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि मैं बहुत सारे टीवी डिबेट्स पर इस दौरान 3.5 महीने जब तक युद्ध चला मैं गया, रोज रुपया 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ऑयल, रशिया से ऑयल खरीद बंद कर दी है, ये सर देश झुक गया है, आर्थिक सुनामी आने वाली है, रसोई घर की गैस जो है बिल्कुल खत्म हो गई है, लोग भूखे मर रहे हैं, जा रहे हैं, टैक्स कम हुआ तो क्या हुआ, सरकार ने क्या ऐसी बड़ी बात कर दी। यानी कुल मिलाकर के ये मतलब मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा, दूसरे पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कम से कम मैंने पहले भी कहा कि देश की बात करें। देश कहाँ झुका है। आज हमने 6 महीने, जो इस 6 महीने में हमने तेल खरीदा है, अजय उपाध्याय जी, रूस से जितना तेल खरीदा है उससे कहीं कम हमने पहले 2025 के पहले 6 महीने में खरीदा था। आप हाथ मत हिलाइए। सुनिए ना, मैं अब आपका उत्तर दे दूंगा। आपको बता रहा हूं, जज के कुर्सी पर हैं, आरएसएस के कार्यालय में नहीं है। आप इतना तो देखिए, मेरी बात मुझे उत्तर देने दीजिए। आपने कहा देश में कोई समस्या, अरे भाई आरएसएस के कार्यालय में नहीं है, आपत्तिजनक बात आप कह रही हैं। आप जज की इज्जत करते हैं। वो जिस तरह से प्रश्न कर रहे हैं, क्या गलत किया? अगर वो प्रश्न पूछेंगे तो आप ये सब कहने लगेंगे क्या? हम भी आपसे कहे राहुल गांधी का हेडक्वार्टर नहीं है, गलत बात है। आप बताइए क्या ठीक है, छत पे उंगली उठाने क्या ठीक है? आप बताइए, विदेश मंत्री झूठा है क्या? विदेश मंत्री कहता है कि अमेरिका ने जैसे जैसे कहा, आपके पास मुश्किल प्रश्नों के उत्तर नहीं है, घबरा के। अरे सुनिए ना, आप चिल्लाइए नहीं। अमेरिका क्या जयशंकर जी ने नहीं कहा कि रसा से जैसे जैसे कहा अमेरिका ने तेल खरीदो तो मैंने खरीदा, रशिया से तेल के आंकड़े चाहिए आपको। जयशंकर जी से बड़े हो गए क्या आप लोग? यूपीए की सरकार में 1% तेल आता था विदेश मंत्री, और हमारी सरकार में 35 से 40% आया और $20 बिलियन विदेश मंत्री झूठा है या झूठे? चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तेल और 4 बाग से क्यों अपना बस्ता लेके भागने का काम किया आपने? क्यों भागा आपने ईरान से भाई, ये तो बता दीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट राउंड में चलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही आप दोनों बैठते हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी आते हैं और सुबोध मेहता जी, आप लोगों के पास वक्त है। अगर आप गमछा बदलना चाहते हैं तो आप गमछा बदल सकते हैं और वापस अपनी जगह पर बैठ जाइएगा गमछा बदलने के बाद। कोई ऐसा है जो गमछा बदलना चाहता है? बदल लो, सब लाल लाल लहराए। इधर वाले खुश हो रहे हैं, 2 सफेद गमछे ले रहे हैं इधर नीले वाले में से। और कोई है? अभी नहीं है। आपने भी बदल के लाल ले लिया है, ठीक है। तो 2-3 लोग इधर बदल कर बैठे हैं। तुम बहुत सही हो भैया, पहले से 2-3 लेके बैठे हो, जब मन करेगा बदल लूंगा।
तो एक ने लाल लिया है, दो ने सफेद लिया है, नीले में से, लाल वाले में से कोई नहीं हिला है और इधर सफेद वाले में से। चलिए सत्यप्रकाश मिश्रा जी, 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए, मुझे बुलाया गया था कि ईरान में युद्ध जब हुआ तो भारत कैसे निकला महंगाई से, लेकिन मैंने तो यहाँ देखे कि कांग्रेस ने झूठ 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 पे बैटिंग की कि मोदी जी तो विदेश गए थे। उसी दौरान गए थे जब उन्होंने अपील की देश की जनता से कि कम विदेश यात्रा करें। क्यों गए थे? 5 लाख करोड़ का विदेशी निवेश लेकर आए। आपने कहा कि नाविकों के मारे जाने पर भारत ने कुछ नहीं किया। अरे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह मुद्दा उठा, एस जयशंकर साहब ने वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियस उठाए। सवाल आज ये नहीं, आज है क्या हम महंगाई पर नियंत्रण कर भारत को ईरान के युद्ध के बीच निकाल पाए? बिल्कुल निकाल पाए। कैसे नहीं निकाल पाए? अब राहुल गांधी यूके घूमते हैं तो हम थोड़ी जाते यूके घूमने महंगाई में। आप लोग घूमिए यूके। इस देश में अफवाह का बाजार गर्म हुआ। कुछ लोग जहां ब्लैक में सिलेंडर मिलता था वो लोग गांव की ओर चले गए, तो गांव में सिलेंडर पे खाना बना रहे थे या किसी गोबर गैस पे खाना बना रहे थे। 30% एलपीजी का उत्पादन बढ़ा, 50% पीएनजी का उत्पादन बढ़ा, 40% आयात बढ़ा। अलग अलग देशों से साइन किया। महंगाई से भारत को मरने नहीं देंगे और ना झेलने देंगे। समय समाप्त। आपका जोश देखकर इधर वाले भी जोश में आ रहे हैं एकदम। चलिए आपका प्रोफेसर साहब, 60 सेकंड का समय शुरू होता है। चर्चा हो रही थी इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऊपर और ये बात जो है पार्टी लाइन के ऊपर ये लोग बात करने लगते हैं। बात ये हो रही है कि भाई जब सप्लाई शॉक हुआ तो भारत के ऊपर इफेक्ट क्या हुआ। देखिए, एक्सपोर्ट के ऊपर इफेक्ट हुआ, जो लगभग 18% का एक्सपोर्ट था, वहाँ हमारी जो कमजोरी दिख गई। इसके साथ साथ जो रेमिटेंस आते थे, लगभग 1 करोड़ की आबादी जो रहती है मिडिल ईस्ट में, उसका जो रेमिटेंस था वो आना बंद हो गया। जैसे अभी कह रहे थे कि जो शहर से लोग गांव की तरफ माइग्रेट कर गए क्योंकि एलपीजी बहुत महंगा मिल रहा था यहाँ पे। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्टिलाइजर की कमी होने वाली है। खरीफ क्रॉप जो है अभी और उसके साथ साथ रबी का जो क्रॉप होगा, उन दोनों में फर्टिलाइजर की कमी है। सरकार इसके ऊपर तत्पर होकर क्या काम कर रही है किसी को कुछ पता नहीं है। इसके साथ साथ देखिए, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी बाहर जा रहा है। चूंकि एफडीआई यहाँ आ नहीं रहा है, कारण ये है कि लोग जो है सस्पेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से मिला हुआ है। इन सब बातों को लेकर मुझे लगता है कि कोई पॉलिसी नहीं है भारत सरकार की और जिससे जनता त्राहिमाम कर रही है। वाह, चलिए आप दोनों का बहुत। इस बीच कोई जो गमछा बदलना चाहता है, आपके पास मौका है। जैसे अगले 2 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं 1-1 मिनट बोलने के लिए। नहीं, चलिए ठीक है। 1-1 मिनट का रिबटल राउंड है, इसमें कोई भी उसके बाद नहीं बोलना। आशुतोष जी, नहीं बोलूंगा, नजरें मिला के, ठीक है? पिछली बार आप लोगों ने बहुत ओवर टाइम बोला, दोनों ने। चलिए आपका इस विषय पर बोलने का प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जी, 60 सेकंड का रिबटल राउंड शुरू होता है अब। शुरुआत करूंगी सुबोध जी की बात से। प्रोफेसर सुबोध, आपने कहा कि हमारे यहाँ पे जो तरीका है, अभी फर्टिलाइजर खत्म होने वाला है खरीफ क्रॉप के लिए। आप शायद राहुल गांधी के बूट्स में स्टेप इन कर गए हो। आर्थिक सुनामी आने वाली है जो कभी आई नहीं, यहाँ पे डेड इकोनॉमी है जो कभी हुई नहीं, तो आपका भी ये भविष्यवाणी बिल्कुल असत्य होगी, ये मैं कह सकती हूँ। बाकी जो बात आशुतोष जी आपने कही थी कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, उसके बावजूद भी हमारा ऑयल इंपोर्ट क्यों बढ़ा है। हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो 37 मिलियन मेट्रिक टन था, जो गिर के 26.5 मिलियन मेट्रिक टन हुआ है, क्योंकि हमारे बॉम्बे हाई जो है उसमें जो हमारे तेल के जो हमारे रिजर्व्स हैं वो कम हो रहे हैं। लेकिन जब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें आपको तकलीफ होती है। और इसमें हमारा क्रूड का जो डिमांड था वो 3.8 मिलियन बैरल्स पर डे से 5.4 मिलियन बैरल्स पर डे हुआ है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी है वो तकरीबन डबल हुआ है इस पीरियड में। और जहां तक बात आती है मैम की बात हो रही थी कि इसकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पोटैटोस, पीस, जीरा, मोटर गैस जीप्स, 2 व्हीलर्स, इन सबके जो रेट है वो कम हुए हैं। समय समाप्त हुआ। मैं खत्म करूंगी राहत इंदौरी जी की बात से। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। चलिए आशुतोष जी, आसमान है या धुआं, आप बताइए। शुरू कीजिए, आपका रिबटल राउंड का 60 सेकंड शुरू होता है अब। नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं। मैं फिर अपनी इस बात को दोहराऊंगा कि जिन लोगों ने मेरे डेटा पे शक किया है, मैंने अभी गूगल किया है और मैं बता दूं कि इंडियन ऑयल का अप्रैल से जून के बीच में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है 5,688 करोड़। ये इंडियन ऑयल का है। ये अप्रैल से जून के बीच में है, जब हमारी क्राइसिस ज़बरदस्त तरीके से थी।
मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता, इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पे कहा। जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह सच्चाई नहीं थी कि उस दौरान जबरदस्त तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी? अगर आप में से किसी को शक हो, सिर्फ अभी मार्च के महीने में 6 तारीख मार्च के महीने को आप टाइम्स ऑफ इंडिया गूगल करिए, आपको सारा अंदाजा लग जाएगा कितने बड़े पैमाने पर लोग यहां से गांव से छोड़कर, शहर छोड़कर गांव गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑटो वाले सब जो बेचारे थे वो गए छोड़ के। आप उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, आप आंख बंद करना चाहते, कुछ भी कहना चाहते तो सही है, मुझे कुछ नहीं कहना उसमें। समय समाप्त हुआ और समय का एकदम गजब ख्याल रखा है ताऊ, कुछ बोलना है? मुझे बोलना बस पिछली बात अंदाजा नहीं होगा। पिछली जो बात थी उसको आशुतोष जी आगे भी बढ़ाए कि हमको बहुत ज्यादा लगता है कि ईरान हमारा मित्र है और इन्होंने उसमें जोड़ दिया कि इजराइल से संबंध रखना भी अनैतिक है। अंतर्राष्ट्रीय और ये कि हमारी बॉन्डिंग रही है बहुत सिविलाइजेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं वो बॉन्डिंग पे चलते नहीं। मोदी जी की ट्रंप से बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग थी, हमने नतीजा देख लिया है। कुछ नहीं होता बॉन्डिंग से, कोई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब भी लोग किसी से मित्रता करते हैं फायदे आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो घड़ी है जब हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद हैं, आप भी QR कोड स्कैन करके वोट डाल सकते हैं। और जो ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, आप भी QR कोड स्कैन करके वोट डाल सकते हैं। तो आज का जो प्रश्न है, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया। अगर आप टीम गौरव भाटिया के लिए वोट करना चाहते हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी उनके साथ हैं और इसी के साथ साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, तो आप हाँ पर वोट करेंगे। नहीं वाले नहीं पर कर सकते हैं और कह नहीं सकते वालों के पास तो ऑप्शन है ही। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर हैं, आप भी QR कोड स्कैन करके जरूर वोट डालिए। और अब जजेस हमें बताएंगे कि आज का बहसबाजीगर कौन है, लेकिन उससे पहले वोटिंग शुरू करते हैं। चलिए वोटिंग शुरू करते हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए 53-50 सेकेंड बच रहे हैं और फिलहाल नहीं कहने वाले 28% हैं, 60% हाँ कहने वाले, 13% कह नहीं सकते वाले भी हैं। तो ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया। 55-34 का मामला हो रहा है, 58 और 30 का मामला 60-30 हो गया है। तो अभी थोड़ा सा समय और है, लगभग 30 सेकेंड अभी और है जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। 57, 31 और 12% कह नहीं सकते वाले हैं। आखिरी के 25 सेकेंड। मुझे लगता है इतनी देर में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिया है सबने। एकदम सब ऐसे उचक के देख रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है, फाइनल रिजल्ट, हमने अपना वोट वेस्ट तो नहीं किया है, कौन जीत रहा है आज। लेकिन लोकतंत्र में पक्ष या विपक्ष दोनों उतना ही जरूरी होता है। तो हाँ जितना जरूरी है, नहीं भी उतना ही जरूरी है। 58%, 4, 3, 2, 1। और इसी के साथ टीम गौरव भाटिया ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया में जीत गई है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी और प्रोफेसर तनेजा, इनकी टीम जीत गई है। बस देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में नीले गमछे वाले भी कुछ बच्चे ताली बजा रहे हैं, तो उनके लिए भी उनको भी आप धन्यवाद करिए। अब वो घड़ी है जब आप लोग बताएंगे कि आज का बहसबाजीगर कौन है भाई 6 वक्ताओं में से। सभी को सुनने के बाद जो हमारा यूनानिमस कंसेंसस डिसीजन है जजेस का, वो है जो श्री सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट सत्यप्रकाश मिश्रा जी, उनको करार दिया जाता है जो वो विजयी रहे हैं अपने तर्क रखने में। जितना उन्होंने एनर्जी, एंथुसियाज्म, जितनी वो दिखाया, बहुत ही अच्छी तरीके से, काफी ऊर्जावान होकर बोलते हैं सर, काफी तालियां जबरदस्त। तो आज के बहसबाजीगर के विजेता हैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी। और कई बार तो मुझे लगता भी है कि मतलब मैं पानी वानी दे दूं, वो गुस्से में दिखने लगते हैं, हिलने लगते हैं, लेकिन बहुत पैशनेटली हर विषय पर बोलते हैं। इसी के साथ बहसबाजीगर में तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मौजूद जनता का। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।